अगर कैसे दो भाइयों की लड़ाई से जन्म हुआ एडिडास और प्यूमा का। 1920s में जर्मनी में एडोल्फ और रुडोल्फ डासलर नाम के दो भाई थे। एडोल्फ काफी इनोवेटिव था। उन्होंने 11 अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग स्पेशलाइज शूज बना लिए थे। शूज को लाइट वेट और ड्यूरेबल बनाने के लिए उन्होंने शार्क और इवन कंगारू स्किन का यूज किया था। दूसरी तरफ रुडोल्फ की नेचुरल स्किल थी सेल्स एंड मार्केटिंग। दोनों ने अपनी स्किल्स कंबाइन की और 1924 में डासलर ब्रांड के शूज बेचने लगे। टर्निंग पॉइंट आया जब 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में जेसी ओवेंस ने इनके शूज पहन के 4 गोल्ड मेडल्स जीते, जिससे ये ग्लोबली काफी पॉपुलर हो गए। लेकिन फिर भी अलग अलग बिजनेस फिलॉसफीज होने के चलते भाइयों की रिलेशनशिप खराब होने। इस तरह की डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग अभी YouTube पर राज कर रही है और शिवांशु अग्रवाल की एडिटिंग स्टाइल इस बात का परफेक्ट उदाहरण है। उनका वो विजुअल स्टाइल, वो स्मूथ एनिमेशन देखकर लगता है कि ये काम सिर्फ महंगे पीसी पर हो सकता है, लेकिन सच तो ये है कि ये सब आपके हाथ में मौजूद इस फोन से भी हो सकता है। हमारी इस सीरीज के पार्ट 1 में हमने इस शॉर्ट वीडियो की एडिटिंग का स्टार्टिंग पार्ट एडिट किया था। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर देख लेना क्योंकि वो इस शॉर्ट वीडियो की स्टार्टिंग पार्ट है। लेकिन आज इस पार्ट 2 में हम अलाइट मोशन में एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। हम सीखेंगे वो एडवांस मास्किंग और की फ्रेमिंग जो आपके मोबाइल वीडियो को एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री में बदल देगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेते हैं। अब अपने पुराने प्रोजेक्ट्स में से जो हमारा पार्ट 1 वाला प्रोजेक्ट था उसमें चले जाते हैं। अभी आप स्क्रीन पर जो ये एडिटिंग देख रहे हैं ये वो शॉर्ट वीडियो की स्टार्टिंग पार्ट का एडिटिंग है जो मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो में ही बनाना सिखाया था। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो उसे जरूर देख लेना, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए अब इससे आगे की एडिटिंग शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले टाइमलाइन के लास्ट में आ जाओ। यहाँ इस वाले नल लेयर के आखिरी की फ्रेम के ठीक ऊपर कर्सर लाओ और नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करो। अब जो लिस्ट खुलेगी उसमें ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स टैब में जाकर एक नल लेयर को सिलेक्ट करके ऐड कर लेंगे। नल ऐड करने के बाद बैक आ जाओ। अब हमें कनेक्शन बनाना है तो जो हमारा पहला वाला नल था उस पर क्लिक करो। फिर ऊपर की तरफ इस पेरेंटिंग आइकन पर क्लिक करके लिस्ट में से इसे नए वाले नल 6 के साथ कनेक्ट कर दो। अब नए वाले नल 6 पर क्लिक करो और मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में आ जाओ। यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा दो। फिर टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे बढ़ो और यहाँ आकर स्क्रीन पर स्वाइप करके पूरी तरह हाइड कर दो। एनिमेशन को स्मूथ बनाने के लिए ग्राफ आइकन पर क्लिक करो और लिस्ट में से ये 4th नंबर वाला ग्राफ सेलेक्ट कर लो। अब बैक आ जाओ। यहाँ इस पोजीशन पर प्लस पर क्लिक करके मीडिया में जाओ और अपनी गैलरी से ये वाला बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करके ऐड कर लो। ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और Z एक्सिस पर क्लिक करके इसकी Z वैल्यू को 1500 कर दो। इसके बाद स्केल वाले ऑप्शन से इसे इतना बड़ा कर लो कि ये पूरी स्क्रीन को कवर कर ले। फिर से यहाँ आकर प्लस पर क्लिक करो और मीडिया में जाकर ये मैन PNG और बाकी दोनों साइड वाले PNGs को एक साथ सेलेक्ट करके ऐड कर लो। ऐड करने के बाद बीच वाले मैन PNG पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ। इसकी Z वैल्यू को 1200 सेट कर दो और फिर स्केल ऑप्शन से इसका साइज बढ़ाकर स्क्रीन के सेंटर में अच्छे से एडजस्ट करके रख लो। अब बारी है साइड वाले कैरेक्टर्स की। दोनों साइड वाले मैन PNG लेयर्स की Z वैल्यू को 8800 सेट कर दो और उन्हें मेन कैरेक्टर के अगल बगल सही जगह पर जमा दो। ये दोनों को भी एडजस्ट करने के बाद यहाँ आकर प्लस पर क्लिक करो और शेप्स में से एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करो। सबसे पहले कलर एंड फिल में जाकर इसका कलर ब्लैक कर दो। अब एडिट शेप में जाकर इसके X और Y साइज को बदलकर इसे एक पतली पट्टी जैसा बना लो, बिल्कुल इस तरह। अब बैक आकर इफेक्ट्स टैब में जाओ, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो और सर्च करके डायरेक्शनल ब्लर इफेक्ट ऐड कर लो। सेटिंग में जाकर इसके एंगल को 90 डिग्री कर दो और स्ट्रेंथ को स्लाइडर से कम करके थोड़ा धुंधला कर दो ताकि ये शैडो जैसा लगे। अब बैक आकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसे खिसकाकर कैरेक्टर के पैरों के ठीक नीचे यहाँ पर सेट कर लेंगे। अब बस बैक आ जाओ। नल के इस वाले की फ्रेम पोजीशन पर टाइमलाइन रखो और ऊपर की इन सारी नई लेयर्स, बैकग्राउंड, PNGs, शैडो को नल 6 से कनेक्ट कर दो, ठीक वैसे ही जैसे मैंने पहले किया था। कनेक्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन रुको, यहाँ रेक्टेंगल शेप अपनी जगह से हिल गया है। इसे ठीक करने के लिए रेक्टेंगल लेयर पर क्लिक करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और इसकी Z वैल्यू को 700 से 800 के बीच कर दो। फिर स्केल और पोजीशन से इसे वापस पैरों के नीचे सेट कर लो। अब ये एकदम परफेक्ट है। अब बैक आ जाओ। यहाँ आकर प्लस पर क्लिक करो, टेक्स्ट ऑप्शन में जाओ और टाइप करो सेल्स एंड मार्केटिंग। ऊपर फॉन्ट लिस्ट में से ये वाला बोल्ड फॉन्ट सेलेक्ट कर लो। अब कलर एंड फिल में जाओ, ग्रेडियंट वाले बॉक्स पर क्लिक करो। दोनों पॉइंट्स को खिसकाकर ग्रेडियंट को इस तरह एडजस्ट करो और इसमें व्हाइट कलर वाले बॉक्स पर क्लिक करके ये वाला कलर दे दो।
बैक आकर इफेक्ट्स में जाओ, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो और डीप ग्लो एनहांस्ड इफेक्ट लगा दो। इससे टेक्स्ट चमकने लगेगा। फिर बैक आकर दोबारा कलर एंड फिल में जाकर कलर को थोड़ा और फाइन ट्यून कर लो ताकि ग्लो अच्छा दिखे। अब बैक आओ और मूव और ट्रांसफॉर्म से टेक्स्ट को पकड़कर नीचे यहाँ पर रख दो। अब इसमें एनिमेशन देंगे। बैक आकर इफेक्ट्स में जाओ, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके नीचे टेक्स्ट कैटेगरी में से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट सिलेक्ट कर लो। इफेक्ट सेटिंग्स में ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करो, फिर नीचे कंपोनेंट को सिलेक्ट करो। अब स्क्रॉल करके ऑफसेट पर जाओ और इसकी Y वैल्यू को बढ़ाते जाओ जब तक कि टेक्स्ट नीचे की ओर छिप न जाए। अब ऊपर रेंज ऑप्शन पर क्लिक करो, यहाँ स्टार्ट पर एक की फ्रेम लगाओ। फिर टाइमलाइन में थोड़ा आगे बढ़कर यहाँ स्टार्ट की वैल्यू को बढ़ाकर 100% कर दो। स्मूथनेस के लिए ग्राफ एडिटर में जाकर वही 4 नंबर वाला ग्राफ अप्लाई कर दो। अब ये टेक्स्ट नीचे से ऊपर इस तरह से आएगा। अब हम कैमरा मूवमेंट बनाएंगे। बैक आकर यहाँ पीछे एक और नया नल लेयर ऐड करो, फिर अपनी टेक्स्ट लेयर और पिछले वाले नल लेयर को इस नए नल के साथ कनेक्ट कर दो। कनेक्ट होने के बाद इस नए नल पर क्लिक करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा दो। फिर थोड़ा आगे यहाँ आकर Z एक्सिस वाले ऑप्शन से वैल्यू को कम करके सीन को थोड़ा सा आगे की तरफ कर लो, लगभग इतना। और हाँ, ग्राफ में जाकर 4 नंबर वाला ग्राफ देना मत भूलना। बैक आकर चेक करो, अगर जूम करने पर टेक्स्ट कट रहा है या छिप गया है तो टेक्स्ट लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी Z वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाकर आगे ले आओ। अब ये सही दिख रहा है। अब सीन चेंज करेंगे। आगे यहाँ आकर प्लस पर क्लिक करो और ऑब्जेक्ट्स में से एक और नल लेयर ऐड करेंगे। अब पिछले वाले नल को इस नए नल के साथ कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करने के बाद इस नए नल पर क्लिक करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और शुरुआत में एक की फ्रेम लगा दो। फिर थोड़ा आगे आकर स्क्रीन पर ऊपर की तरफ स्वाइप करके पूरी सीन को ऊपर हाइड कर दो। ग्राफ वही चौथा वाला रहेगा। अब इसी नल के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाओ, प्लस पर क्लिक करके मीडिया से ये क्लाउड वीडियो और ये बिल्डिंग PNG सेलेक्ट करके ऐड कर लो। ऐड करने के बाद थोड़ा आगे आ जाओ, क्लाउड वाली लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और रोटेट ऑप्शन से इसे थोड़ा तिरछा घुमा दो। फिर Z वैल्यू को 1500 करके स्केल से इतना बड़ा कर लो कि ये पूरी स्क्रीन भर दे। अब बैक आकर बिल्डिंग वाली लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी Z वैल्यू 1000 कर दो और स्केल से बड़ा करके स्क्रीन पर नीचे की तरफ जमा लो। अब बैक आओ और स्टार्टिंग में आकर मीडिया से ये दोनों मैन PNG सेलेक्ट करके ऐड कर लो। इन दोनों को भी स्क्रीन पर बिल्डिंग के पास कुछ इस तरह से सेट कर लो जैसे मैं रख रहा हूं। अब ध्यान दो, पीछे की लेयर्स हमें डिस्ट्रैक्ट न करें, इसलिए मैं पीछे वाले एनिमेशन की सारी लेयर्स को थोड़ी देर के लिए आंख वाले आइकन पर क्लिक करके हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ आकर पहले वाले मैन PNG लेयर पर क्लिक करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और यहाँ एंड पोजीशन पर एक की फ्रेम लगा दो। फिर स्टार्टिंग में आकर इसे स्क्रीन के बाहर राइट स्लाइड करके हाइड कर दो। ग्राफ में चौथा वाला ग्राफ दे दो। बिल्कुल यही प्रोसेस दूसरे वाले मैन के साथ भी करो, उसे दूसरी साइड से आते हुए दिखाओ। ये कर लेने के बाद एनिमेशन ऐसा दिखेगा। अब नल 8 जो हमारा ट्रांजिशन नल है, उस नल के इस की फ्रेम पर आकर क्लाउड वीडियो और बिल्डिंग लेयर को नल 8 से कनेक्ट कर दो। मैं जल्दी से कर लेता हूँ। कनेक्ट होने के बाद जो लेयर्स हमने हाइड की थी उन्हें वापस अनहाइड कर लो। अब देखो ये ट्रांजिशन कितना स्मूथ लग रहा है। अब यहाँ आकर एक और नल लेयर ऐड करेंगे। फिर ये दोनों मैन PNG और नल 8 को इस नए नल से कनेक्ट कर दो। इस नए नल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाओ और थोड़ा आगे आकर Z एक्सिस से वैल्यू बदलकर सीन को थोड़ा पीछे कर दो। ग्राफ वही चौथा वाला लगा दो। अब हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो मैंने पार्ट 1 में टेक्स्ट बनाया था, तो मैं दोबारा मेहनत नहीं करूंगा। मैं पुराने प्रोजेक्ट से उस 1920 वाली टेक्स्ट लेयर को कॉपी कर लेता हूं। अगर आपको जानना है कि ये कैसे बना तो पार्ट 1 वीडियो देख लेना। यहाँ आकर इस कॉपी पेस्ट आइकन पर क्लिक करके पेस्ट लेयर कर दो। अब इस लेयर पर क्लिक करो, एडिट ग्रुप में जाओ, टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट करो, एडिट टेक्स्ट में जाकर नंबर बदलकर 1924 टाइप कर लो। बैक आ जाओ। और यहाँ आकर प्लस पर क्लिक करके मीडिया में जाओ। यहाँ से ये शू PNG और इस वाले PNG को सेलेक्ट करके ऐड कर लो। अब शू को इसके ऊपर अच्छे से रख लो। बैक आकर बॉर्डर एंड शैडो में जाकर इनकी शैडो को ऑन कर दो ताकि ये रियल लगे। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके ऊपर ग्रुप बटन दबाकर ग्रुप बना लो। फिर ग्रुप लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर Z एक्सिस से इसे मैन के पीछे भेज दो और साइज एडजस्ट कर लो। इसमें भी वही एनिमेशन देना है, तो इसके लिए आगे यहाँ की फ्रेम लगाओ। फिर स्टार्टिंग में आकर नीचे की ओर हाइड कर दो और ग्राफ 4 दे दो। फिर बैक आओ और इसे भी नल 9 से कनेक्ट कर दो।
अब जो भी एक्स्ट्रा लेयर्स आगे निकल रही हैं उन्हें सिलेक्ट करके ट्रिम राइट वाले बटन से कट कर दो। अब यहाँ से अगला सीन शुरू होगा, तो यहाँ प्लस पर क्लिक करो, मीडिया में जाओ और ये नया बैकग्राउंड और ये मैन PNG को सिलेक्ट करके ऐड कर लो। ऐड कर लेने के बाद बैकग्राउंड लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसके Z वैल्यू को 1000 करो और स्केल से बड़ा करके फुल स्क्रीन कर लो। अब मैन PNG के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और इसको भी थोड़ा बड़ा करके स्क्रीन पर कर लो। रख लेने के बाद इनके स्टार्टिंग में आकर एक नल लेयर ऐड करो और ये दोनों को इस नल से कनेक्ट कर दो। अब इस नल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर आगे यहाँ की फ्रेम लगाओ और वापस स्टार्टिंग में आकर Z एक्सिस से सीन को आगे की तरफ जूम इन कर दो। फिर ग्राफ में चौथा नंबर वाला ग्राफ देकर इस टाइप का बना दो। अब प्ले करके देखो ये कितना स्मूथ एनिमेशन बना है। अब इसमें भी टेक्स्ट चाहिए तो वही पहले वाले टेक्स्ट लेयर को कॉपी कर लो और यहाँ आकर इसको पेस्ट कर दो और फिर इस पर क्लिक करके एडिट ग्रुप में जाओ और टेक्स्ट बदलकर 1936 टाइप कर दो। बैक आकर देखोगे तो ये अपने आप एनिमेट हो रहा होगा। अब आगे यहाँ आकर प्लस पर क्लिक करके टेक्स्ट में जाओ और यहाँ टाइप करो जेसी ओवेंस। फॉन्ट में से ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करो और ओके कर दो। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म जाओ और स्केल से थोड़ा सा बड़ा कर लो। फिर बैक आओ और कलर एंड फिल में जाकर वही ग्रेडियंट को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह का बना लो जो हमने पहले बनाया था और व्हाइट कलर की जगह ये वाला कलर देकर पॉइंट को थोड़ा सा और एडजस्ट करो। अब बैक आकर इफेक्ट्स में जाओ और डीप ग्लो एनहांस्ड इफेक्ट लगा दो। इसकी सेटिंग्स रेडियस एक्सपोजर को थोड़ा आगे पीछे करके एडजस्ट कर लो जैसा मैं स्क्रीन पर कर रहा हूँ और बस बैक आ जाओ। अब इस टेक्स्ट लेयर जेसी ओवेंस को सही जगह पर सेट करेंगे तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और Z एक्सिस तीसरा ऑप्शन का यूज करके टेक्स्ट को मैन कैरेक्टर के पीछे भेज दो। फिर स्केल से थोड़ा बड़ा करके इसे यहाँ कैरेक्टर के पीछे अच्छे से सेट कर लो। अब बैक आओ, इफेक्ट्स में जाओ, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो और टेक्स्ट कैटेगरी में से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर ऐड कर लो। इफेक्ट की सेटिंग्स ओपन करो। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में लेयर की जगह कंपोनेंट पर क्लिक कर दो। अब नीचे स्क्रॉल करके ऑफसेट पर जाओ और इसकी Y वैल्यू को बढ़ाते जाओ जब तक कि टेक्स्ट पूरी तरह नीचे छिप न जाए। अब टाइमलाइन पर ध्यान दो। टेक्स्ट के बिल्कुल स्टार्टिंग में ऊपर स्टार्ट ऑप्शन पर एक की फ्रेम लगाओ। फिर थोड़ा आगे बढ़ो और यहाँ आकर स्टार्ट की वैल्यू को बढ़ाकर 100 कर दो। एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए ग्राफ एडिटर में जाकर वही चौथे नंबर वाला ग्राफ सिलेक्ट कर लो। अब इसी इफेक्ट में सबसे नीचे स्क्रॉल करो। यहाँ इंटरपोलेशन एंड ईजिंग वाले सेक्शन में आपको ओवरलैप का ऑप्शन मिलेगा। इसको बढ़ाकर लगभग 300 के आसपास कर दो ताकि लेटर्स के बीच में एक वेव जैसा मोशन आए। अब देखो टेक्स्ट में कुछ इस तरह का कूल एनिमेशन आ गया है। अब बैक आ जाओ, टाइमलाइन पर यहाँ एक मार्क लगा लो। अब इस लेयर की ड्यूरेशन को खींचकर थोड़ा बढ़ा लो, साथ ही बाकी सारी लेयर्स को भी सिलेक्ट करके यहाँ तक बढ़ा लो। अब इस मार्क वाली पोजीशन पर आओ, प्लस पर क्लिक करो और वेक्टर ड्राइंग टूल को सिलेक्ट करो। अब अपनी उंगली से स्क्रीन पर एक छोटी सी सीधी लाइन ड्रॉ करो। फिर बैक आकर बॉर्डर एंड शैडो में जाओ। सबसे पहले स्ट्रोक को ऑन कर दो और कलर ऑप्शन में जाकर ये वाला कलर सिलेक्ट कर लो। फिर स्ट्रोक साइज को स्लाइड करके थोड़ा मोटा कर लो, लगभग इतना। अब बैक आओ और इफेक्ट्स में जाकर ये वाला रेडियल रिपीट इफेक्ट को ऐड कर लो। एक बार बैक आओ और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ। स्केल से छोटा करके इस डिजाइन को शूज के ऊपर यहाँ रख दो। अब दोबारा इफेक्ट्स में जाकर रेडियल रिपीट को ओपन करो। यहाँ काउंट पर क्लिक करो और स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाओ। यहाँ काउंट की वैल्यू को घटाकर 0 कर दो। फिर थोड़ा आगे बढ़ो और यहाँ काउंट को वापस बढ़ाकर 13 कर दो। इसके बाद नीचे एंगल पर आ जाओ। यहाँ भी स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाओ। फिर इस लेयर के लास्ट में जाकर एंगल की वैल्यू को बढ़ाकर 100 कर दो। अब बैक आओ और एडिट पॉइंट्स वाले ऑप्शन में जाओ। यहाँ पॉइंट्स को पकड़कर थोड़ा एडजस्ट करो ताकि ये डिजाइन एकदम गोल और सही शेप में दिखे। अब प्ले करके देखोगे तो ये कुछ ऐसा घूमता हुआ चक्र दिखेगा। अब यहाँ आओ, प्लस पर क्लिक करो और शेप्स में से एक सर्कल शेप ऐड करो। कलर एंड फिल में जाकर इसका कलर चेंज करके ये वाला कलर दे दो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इस सर्कल को छोटा करके उस वेक्टर डिजाइन जो हमने अभी बनाया था उसके अंदर बीच में सेट कर दो। अब बैक आओ और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाओ। नीचे कॉन्ट्रास्ट पर क्लिक करके ओवरले मोड सेलेक्ट कर लो। फिर कलर एंड फिल में जाकर इसका कलर चेंज करके ये वाला कलर दे दो ताकि ग्लो अच्छा आए। अब बैक आकर इस सर्कल लेयर को भी टाइमलाइन में वहीं तक बढ़ा लो जहां तक बाकी लेयर्स हैं। अब यहाँ एक मार्क लगाओ और सर्कल लेयर पर क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाओ। यहाँ एक की फ्रेम लगाओ। फिर लेयर के बिल्कुल स्टार्टिंग में जाकर ओपेसिटी को 0 कर दो। इससे ये सर्कल धीरे से प्रकट होगा, यानी फेड इन होके आएगा। फिर ये दोनों नई लेयर्स और वो टेक्स्ट लेयर जेसी ओवेंस को null 10 के साथ कनेक्ट कर दो।
अब नल 10 पर क्लिक करो और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ। जहां हमने पिछला की फ्रेम लगाया था उससे थोड़ा आगे आओ। यहाँ Z एक्सिस का यूज करके सीन को थोड़ा सा जूम इन करो और X Y एक्सिस से मूव करके फोकस को शूज के पास ले आओ। ग्राफ एडिटर में जाकर वही चौथे नंबर वाला ग्राफ दे दो। अब ये जूम होकर जूतों पर फोकस करेगा, लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। जूम करने पर ये सर्कल शेप पैर के साथ ब्लिंक कर रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है। इसे ठीक करने के लिए बैक आओ। वेक्टर लेयर और सर्कल लेयर दोनों की Z वैल्यू को -1 कर दो। इससे वे पैर से थोड़ा सा आगे आ जाएंगे और ब्लिंक नहीं करेंगे। अब ये एकदम सही है। इसके बाद टेक्स्ट लेयर को भी मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर Z एक्सिस से इसे थोड़ा और पीछे कर लो ताकि डेप्थ सही दिखे। फिर स्केल से बड़ा करके यहाँ पर सेट कर लो। अब सीन ऐसा दिखेगा। अब फिर से नल 10 पर क्लिक करो और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ। जहाँ जूम इन खत्म हुआ था उससे आगे लास्ट में आ जाओ। यहाँ Z एक्सिस और X Y एक्सिस को वापस एडजस्ट करके पूरी स्क्रीन को नॉर्मल व्यू पर ले आओ, कुछ इस तरह से। ग्राफ में जाकर वही चौथा वाला ग्राफ देकर कुछ इस टाइप का बना दो। अब फोकस जूतों से हटकर वापस फुल शॉट पर आ जाएगा। अब बैक आकर यहाँ पीछे की तरफ आ जाओ। प्लस पर क्लिक करो और मीडिया में से ये मेडल PNG ऐड कर लो। इसको छोटा करके थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर यहाँ रख लो। अब इस मेडल पर शाइन डालने के लिए प्लस पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप ऐड करो। फिर एडिट शेप में जाकर इसके साइज को बदलकर एक पतली और लंबी पट्टी जैसा बना लो। बना लेने के बाद इसका कलर चेंज करके ये वाला कलर दे दो। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर रोटेशन ऑप्शन से इसे थोड़ा तिरछा कर लो और इसे उठाकर इस मेडल के ऊपर रख दो। बैक आकर इफेक्ट्स में जाओ, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो और डायरेक्शनल ब्लर इफेक्ट ऐड करो। इसकी स्ट्रेंथ को कम कर दो ताकि ये शार्प भी ना रहे और ज्यादा धुंधला भी ना हो। फिर बैक आओ और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर कॉन्ट्रास्ट में से ओवरले को सिलेक्ट कर लो। अब ये एक शाइन जैसा दिखेगा। अब इसे एनिमेट करेंगे। बैक आकर थोड़ा आगे बढ़ो, शाइन लेयर पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ। मेडल के एक साइड रखकर यहाँ एक की फ्रेम लगाओ। फिर थोड़ा आगे बढ़ो और इसे ड्रैग करके मेडल की दूसरी तरफ एंड तक ले आओ। अब प्ले करके देखोगे तो मेडल के ऊपर से एक चमक गुजरती हुई शाइन इफेक्ट दिखाई देगी। अब इस एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए ग्राफ एडिटर में जाओ और वही चौथे नंबर वाला ग्राफ सिलेक्ट कर लो। अब ध्यान दो, बैक आकर ऊपर इन 3 डॉट्स पर क्लिक करो और लिस्ट में से क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर दो। ऐसा करते ही वो शाइन सिर्फ मेडल के अंदर दिखाई देगी, बाहर नहीं। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करो और ऊपर ग्रुप बटन दबाकर इनका एक ग्रुप बना दो। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई। ग्रुप बनाते ही उस शाइन का कलर ब्लैक हो गया है। घबराना मत, ये एक ग्लिच है। इसे ठीक करने के लिए इस ग्रुप लेयर पर क्लिक करो और एडिट ग्रुप में जाओ। अंदर जो शेप लेयर है उस पर क्लिक करो। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाओ और ब्लेंडिंग मोड को वापस नॉर्मल कर दो। अब सिंपली बैक आ जाओ। देखो वो कलर अब एकदम सही हो गया है। अब इस ग्रुप लेयर पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ। Z एक्सिस से इसे थोड़ा पीछे की तरफ कर लो और स्क्रीन पर यहाँ सेट कर लो। अब हमें ऐसे ही और मेडल्स चाहिए, तो इस लेयर के 3 और डुप्लीकेट बना लो। अब इन डुप्लीकेट लेयर्स को एक एक करके आगे की तरफ अच्छे से सजा लो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं स्क्रीन पर रख रहा हूँ। थोड़ा गैप बनाकर रखना ताकि डेप्थ अच्छी दिखे। अब यहाँ एक नल लेयर ऐड करो और इन चारों मेडल वाली लेयर्स को इस नए नल से कनेक्ट कर दो। अब एक जरूरी स्टेप, इस नल लेयर पर क्लिक करो और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ। यहाँ दाईं तरफ जो पिवट पॉइंट का आइकन है उस पर क्लिक करो। अब स्क्रीन पर जो डॉट दिख रहा है उसे खिसकाकर सबसे लेफ्ट साइड वाले मेडल के ऊपर रख दो। इससे एनिमेशन इसी मेडल को पॉइंट मानकर होगा। अब दोबारा पोजीशन वाले आइकन पर आ जाओ। यहाँ एक की फ्रेम लगाओ, साथ ही रोटेशन वाले ऑप्शन पर जाकर भी एक की फ्रेम लगा दो। अब टाइमलाइन में थोड़ा आगे आ जाओ और यहाँ भी दोनों पोजीशन और रोटेशन पर एक एक की फ्रेम लगा दो। अब वापस स्टार्टिंग की फ्रेम पर आ जाओ। रोटेशन में जाकर इसे कुछ इस तरह से रोटेट कर दो और पोजीशन में जाकर Z एक्सिस से इसे आगे की तरफ जूम इन कर लो। अब प्ले करके देखोगे तो ये मेडल एक तरफ से घूमते हुए आएंगे। ग्राफ में जाकर वही चौथे नंबर वाला ग्राफ दे दो। आखिर में इस नल लेयर को पुराने वाले नल 10 के साथ कनेक्ट कर दो ताकि कैमरा मूवमेंट भी साथ में काम करे। अब प्ले करके देखो, परफेक्ट। अब हमारा ये सीन खत्म हो गया है। तो इन सारे लेयर्स को सिलेक्ट करो और यहाँ से ट्रिम राइट करके कट कर दो। अब यहाँ से दूसरा और आखिरी एनिमेशन बनेगा, तो प्लस पर क्लिक करो और मीडिया में से ये वाला बैकग्राउंड ऐड कर लो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी Z वैल्यू को 1000 कर दो और स्केल से इतना बड़ा कर लो कि स्क्रीन भर जाए। फिर बैक आओ और प्लस पर क्लिक करो। मीडिया में से ये दोनों मैन PNG सिलेक्ट करके ऐड कर लो। इन दोनों मैन PNG को स्क्रीन पर लेफ्ट और राइट साइड में कुछ इस तरह खड़ा कर दो।
अब इनमें एनिमेशन देंगे। थोड़ा आगे आ जाओ जहां एनिमेशन खत्म करना है और यहां पोजीशन पर एक की फ्रेम लगा दो। अब लेयर के स्टार्टिंग में आ जाओ और इस कैरेक्टर को राइट साइड की तरफ स्लाइड करके स्क्रीन से बाहर हाइड कर दो। एनिमेशन को रियल बनाने के लिए ग्राफ में से चौथे नंबर वाला ग्राफ देकर इस टाइप का बना दो। बिल्कुल यही चीज दूसरे वाले कैरेक्टर के साथ करो, बस उसे लेफ्ट साइड की तरफ हाइड करना। ग्राफ वही रहेगा। अब बैक आओ और एक आखिरी नल लेयर ऐड करो। अब ये तीनों लेयर्स बैकग्राउंड और दोनों मैन पीएनजी को इस नल के साथ कनेक्ट कर दो। अब नल लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ। स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा दो, फिर लास्ट में जाकर Z एक्सिस से इसे थोड़ा पीछे कर दो, लगभग इतना। ग्राफ में वही चौथा नंबर ग्राफ दे दो। तो दोस्तों ये एनिमेशन अब पूरी तरह तैयार है। वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। चलिए अब हम सब मिलकर इसका फाइनल रिजल्ट देखते हैं कि हमारी मेहनत कैसी दिख रही है। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, ये पार्ट 2 था। अगर आपने इसका बेसिक यानी पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे मिस मत करना वरना बहुत कुछ समझ नहीं आएगा। अगली वीडियो में आपको किस तरह का एडिटिंग ट्यूटोरियल चाहिए मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अब आप एक बार फिर से फाइनल रिजल्ट एंजॉय करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आखिर कैसे दो भाइयों की लड़ाई से जन्म हुआ एडिडास और प्यूमा का। 1920s में जर्मनी में एडोल्फ और रुडोल्फ डासलर नाम के दो भाई थे। एडोल्फ काफी इनोवेटिव था। उन्होंने 11 अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड शूज बना लिए थे। शूज को लाइट वेट और ड्यूरेबल बनाने के लिए उन्होंने शार्क और इवन कंगारू स्किन का यूज किया था। दूसरी तरफ रुडोल्फ की नेचुरल स्किल थी सेल्स एंड मार्केटिंग। दोनों ने अपनी स्किल्स कंबाइन की और 1924 में डासलर ब्रांड के शूज बेचने लगे। टर्निंग पॉइंट आया जब 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में जेसी ओवेंस ने इनके शूज पहन के 4 गोल्ड मेडल्स जीते, जिससे ये ग्लोबली काफी पॉपुलर हो गए। लेकिन फिर भी अलग अलग बिजनेस फिलॉसफीज होने के चलते भाइयों की रिलेशनशिप खराब होने